फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो का पार्ट 3 होगा जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, जिसमें कि हमने पार्ट 2 में ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज को कर लिया था। तो यह पार्ट 3 है। इसमें हम करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के बारे में। उसके अलावा हम जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल और उसके कंट्रीब्यूशन, और यानी उनके उसने क्या क्या किए। तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला HP ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैनिक अधिकारी HS अलकाट ने मिलकर न्यूयॉर्क में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी अमेरिका में 1875 में। इसके संस्थापक सन 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अडियार में 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई। सन 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सन 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो सन 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे हमने जाना थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, उसकी स्थापना उसके इंडिया में किसने स्थापित किया था। तो यहाँ हुआ था इसका एनी बेसेंट के थ्रू 1907 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। और इसका इंडिया में पहला जो खोला गया था हेडक्वार्टर, वो था अडियार में, यानी कि मद्रास में। उसके बाद हमने इस एनी बेसेंट के बारे में जाना कि एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना की थी 1898 ईस्वी में, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। अब जानते हैं हम आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने बंबई में की। सन 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सन 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित की। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, उनकी इच्छा से वे पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। सन 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो सन 1889 ईस्वी में कॉलेजों के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1902 ईस्वी में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो हमने यहाँ पे जाना आर्य समाज के बारे में। अब हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन, इसकी संस्थापक स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ दत्त थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इसके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। सन 1897 ईस्वी में इन्होंने बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की। सन 1899 ईस्वी में बेल्लूर में पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना की। तो सन यहाँ पर बात करेंगे हम रामकृष्ण मठ, यह एक ऐसे योग्य एवं आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है, यह समाज सेवा, पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। तो हमने यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में जाना। उसके बाद हम देखते हैं मालाबरी प्रस्ताव। एक मालाबरी प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बंबई के एक पारसी बहरामजी मालावरी आगे आए। सन 1884 ईस्वी में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मलबरी प्रस्ताव कहते हैं। सन 1891 ईस्वी में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। अब जानेंगे हम शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है 1929 ईस्वी में लाया गया था। 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष एवं कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब शारदा एक्ट के बारे में जाना और मालावर, ये दोनों लड़कियों की उम्र और शादी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था। तो हम जानेंगे अब मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो पहला आंदोलन होता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोक सके। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। जन्म हुआ था सन 1817 ईस्वी में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। सन 1839 ईस्वी में आगरा कमिश्नरी में नाइबा मुंशी के पद पर नियुक्त हुए। सन 1841 ईस्वी में मुंसिफ की परीक्षा पास की। मुंसिफ की परीक्षा में मैनपुरी में नियुक्त हो गए। सन 1857 के विद्रोह के समय वे बिजनौर में सदन अमीन के पद पर नियुक्त थे। सन 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। सन 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सन 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एवं सन 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1898 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में करते थे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन के बारे में हम देखें तो देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। उन्होंने देवबंद में सहारनपुर एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, दूसरा था ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। उसके हम यहाँ पर बात करेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कदायान नामक स्थान से 1889 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। सन 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। सन 1904 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया। अब हम जानेंगे जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए हैं उन सबों को मिलाकर के एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान युग, कर्म युग तथा राजयुग नामक पुस्तक लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने 1910 के
बात की थी। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी था। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में किया था। इन्होंने इसमें पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार किया। सन 1843 के एक्ट 5 ने भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायणी अग्निहोत्री थे। इन्होंने सन 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। उसके बाद हम जानेंगे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारत में समाचार पत्रों का इतिहास क्या क्या रहा है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से यहाँ पर बात करेंगे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। सन 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिक्की को मिला। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण इसे प्रेस जब्त कर लिया गया। सन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। बर्किंघम ही वह पहला प्रशासक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र सन 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट के नाम से निकाला गया। अब यहाँ पर जानेंगे ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र और उसके संस्थापक और किस भाषा में छपते थे और कहां पर छपते थे, स्थान के बारे में और प्रकाशन वर्ष भी हम जानेंगे। बंगाल गजट की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1780 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। संस्थापक जे हिक्की थे। स्थान कलकत्ता था और अंग्रेजी भाषा में छपते थे। और दूसरी है 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन पत्रिका 1818 में प्रकाशित हुआ और इसके संस्थापक थे मार्समैन। स्थान था कलकत्ता और बंगाली भाषा में छपते थे। 1821 ईस्वी में संवाद कुमौदी का प्रकाशन हुआ जो कि राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। उसके बाद इसका कलकत्ता में ही प्रकाशित होता था और बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था संवाद कुमौदी। उसके बाद मिरातुल अखबार जो है सन 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित होता था। स्थान कलकत्ता में, लेकिन यह फारसी भाषा में प्रकाशित होता था मिरातुल अखबार। उसके बाद आता है हिंदू पेट्रियाट। ये भाषा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र घोष भी इसके संपादक थे। तो सन 1853 ईस्वी से यह प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ। स्थान कलकत्ता था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। कब से? सन 1859 ईस्वी से। स्थान कलकत्ता और भाषा बंगाली में था सोम प्रकाश। इंडियन मिरर इंग्लिश समाचार पत्र था और इसके संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर मोहन घोष थे। स्थान कलकत्ता है। और सन 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस बंबई से प्रकाशित हुआ अंग्रेजी भाषा में। इसके संपादक जो थे संस्थापक अंग्रेजी प्रेस ही थे। उसके बाद सन 1861 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका, सन 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक थे मोतीलाल घोष, शिशिर घोष और स्थान था कलकत्ता और बंगाली भाषा में छपते थे। सन 1873 में बंग दर्शन, इसके संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी थे और कलकत्ता में बंगाली भाषा में ही छपते थे। हिंदू समाचार पत्र सन 1878 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और वी राघवाचार्य इसके संपादक थे और मद्रास में यह
प्रकाशन होता था और अंग्रेजी भाषा में। सन 1879 ईस्वी बंगाली पत्रिका SN बनर्जी ने शुरू किया था कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा में था बंगाली। केसरी सन 1881 ईस्वी में केलकर ने यह प्रकाशित संस्थापक था इस समाचार पत्र का। बंबई से यह प्रकाशित होता था और मराठी भाषा में। सन 1881 ईस्वी में तो केसरी हो गया। सन 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित होता था दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। सन 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र प्रकाशित होता था लंदन में अंग्रेजी भाषा में और उसके संपादक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। युगांतर समाचार पत्र के संस्थापक थे वरिंद्र घोष, भूपेंद्र पंत। 1906 ईस्वी में प्रकाशित होता था और कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। 1910 ईस्वी में प्रताप समाचार पत्र स्टार्ट हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और यह समाचार पत्र कानपुर में से प्रकाशित होता था हिंदी भाषा में। सन 1913 ईस्वी में गदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में छपते थे। गदर पत्रिका थी, लाला हरदयाल इसके संपादक थे, सैन फ्रांसिस्को में छपते थे अंग्रेजी भाषा में और कई भाषा में छपते थे। 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने इसके संस्थापक थे। बंबई से प्रकाशित होती थी अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद देखें 1914 में न्यू इंडिया समाचार पत्र, इसके संपादक न्यू एनी बेसेंट ही थे। बंबई से प्रकाशित होते थे, अंग्रेजी में ही संपादित होते थे, प्रकाशित होते थे। एनी बेसेंट की जितनी बुक हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। उसके बाद आता है 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंट पत्रिका, यह जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह प्रकाशित होते थे इलाहाबाद से अंग्रेजी में। सन 1919 ईस्वी में नवजीवन प्रकाशित होते थे महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में। गुजराती में प्रकाशित होते थे नवजीवन। उसके बाद आता है यंग इंडिया, सन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से प्रकाशित होते थे अंग्रेजी में। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे, नवजीवन गुजराती में। उसके बाद आता है सन 1933 ईस्वी में हरिजन, यह पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संस्थापक थे, इस मतलब संपादक थे और उसके बाद यह पुणे से प्रकाशित होते थे। हरिजन पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होते थे। तो यहाँ पर हमने बहुत इंपोर्टेंट ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक, स्थापना वर्ष और भाषा में जाने और प्रकाशन वर्ष जाना। तो यह बहुत इंपोर्टेंट होगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में द पीपुल्स नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा से में भी प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसने समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 ईस्वी पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। सन 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। यहाँ पर जितने सारे भारत में गवर्नर हुए हैं, जनरल हुए हैं, वायसराय हुए हैं, हम उसका यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से।
सन 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी तक प्रथम कार्यकाल रहा है रॉबर्ट क्लाइव का, और दूसरे कार्यकाल 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक रहा है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सन 1765 में कंपनी को दे दिया। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। सन 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल, बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। उसके बाद देखें तो वारेन हेस्टिंग आता है गवर्नर, और वारेन हेस्टिंग ने 1772 से 85 तक इसका रहा है कार्यकाल। इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपये में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में इसी के शासनकाल में संपन्न हुआ। 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की। इसके साथ ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसी के समय 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। तो हमने यहाँ पे जाना रॉबर्ट क्लाइव और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। हम अब जान रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। इसका शासनकाल जो रहा है 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा है। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामले देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारत की नियुक्ति बंद कर दिया। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, श्रृंगारपट्टनम की संधि 1792 इसी के शासनकाल में हुआ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी के साथ तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। उसके बाद देखते हैं सर जॉन शोर का जो है शासनकाल रहा है 1793 ईस्वी से 98 ईस्वी तक। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। ये तटस्थ नीति का पोषक थे। वह अपनी अहस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। तो सर जॉन शोर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्यकाल के अनुसार सर जॉन शोर था 1793 से 98 तक, ये इंपोर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक रहता है गवर्नर जनरल। तो हम जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ।
इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति किया जाता था। हालांकि वेलेस्ली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया। सन 1799 में इसने मेहदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1805 ईस्वी में कुछ समय के लिए दूसरा कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, परंतु 3 माह बाद ही गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र बनी हुई है गाजीपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ पर हुआ है? तो भारत में ही हुआ। 1805 ईस्वी में दूसरी कार्यकाल था। वेलेस्ली के बाद वह पुनः गवर्नर बना था। उसके बाद हम देखें तो सर जॉर्ज बार्लो सन 1805 में आता है। इसने औरंगजेब की नीति का कड़ाई से पालन किया। इसी के समय में होलकर के साथ संधि राजपुरा घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त इसी के शासनकाल में हुआ। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1807 से लेके 1813 ईस्वी तक रहता है। सन 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा जहां अमृतसर की संधि हुई। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। उसके बाद देखें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है 1813 से 23 ईस्वी तक। तो लॉर्ड ये वारन हेस्टिंग नहीं है, ये हेस्टिंग्स हैं। इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक चला। गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी। इसके साथ ही समय में पेशवा की संधि हुई। 1817 ईस्वी में सिंधिया के साथ संधि। 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई। इसी के शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1820 ईस्वी को प्रारंभ हुआ गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा। उसके बाद देखें तो लॉर्ड एम हस्ट आता है 1823 से 28 के बीच में इसका शासनकाल रहा है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1824 से 26 तक चला जिसमें बर्मा की सेनाएं पराजित हुई। सन 1826 में दोनों के मध्य यानडूब की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ। इसके समय में 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ जिसके कारण भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने में इनकार किया क्योंकि समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध था। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1828 से 35 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम बेंटिक जो था कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गई। बेंटिक ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसी का प्रशंसनीय कार्य था। बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 दिसंबर को 1829 ईस्वी में लागू कर विधवाओं के जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, यानी सती प्रथाओं को इसने बंद कर दिया।
इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियायत की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। सन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर, यहाँ पर हम जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इसको एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसका शासन काल देखें तो 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा है और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था सन 1829 में। इसका बहुत योगदान है इसमें। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था 1830 में। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये सारे पॉइंट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से इंपोर्टेंट था। अब हम करेंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये 1835 से 36 रहता है इसका शासनकाल, और इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। समाचार पत्र पर जितने प्रतिबंध लगे थे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड जिसका शासनकाल रहता है 1836 से 42 ईस्वी तक। इसके काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838 से 42 ईस्वी तक चला। और उसके बाद देखें तो ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसमें सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उसे प्रादेशिक भाषा रखी। सन 1839 ईस्वी में उसने मांडवी राज्य को अंग्रेजों राज्य में मिला लिया। सन 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया। ग्रांड ट्रंक का रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो रोड पूरी तरह से विलुप्त हो गया तो उसको उन्होंने पुनः निर्माण करने की योजना बनाई। तो किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। उसके बाद आता है लॉर्ड एलनबरो जिसका शासनकाल रहता है 1842 ईस्वी से 44 ईस्वी तक। इसके काल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, समाप्त हुआ लॉर्ड एलनबरो के काल में। इसके समय ही महत्वपूर्ण उपलब्धि सिंध का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। कब? 1843 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग सन 1844 से 48 ईस्वी तक। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 ईस्वी के लिए स्मरणीय है, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। हार्डिंग द्वारा खैंड जनजाति द्वारा नरबली यानी खोंड यानी गोंड है, हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नरबली देने की कुप्रथा का दमन किया जो एक महान उपलब्धि था। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल जिसको कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है। बहुत इंपोर्टेंट रहा है शासनकाल इसका। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, हम युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित कर लोअर बर्मा और पेंगू पर अधिकार कर लिया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापक गत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा नियम थे वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। वे रियासतें जो तीसरा था वे रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित थी, इनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। इस सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम सन 1848 ईस्वी में सतारा का विलय किया गया। सन 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर,
सन 1850 में बघात, सन 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर का विलय किया गया। सन 1853 में इसने हैदराबाद के निजाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उसे बरार छीन लिया गया। सन 1856 में अवध को कुप प्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपये पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सारी बातें हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति, इसका बहुत ज्यादा फेमस रहा है। और डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य जो है उसका एग्जाम में ईस्वी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो सतारा सबसे पहले सन 1848 में विलय हुआ, उसके बाद जैतपुर संबलपुर सन 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 और अवध को लास्ट में कुप प्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी ने विलय कर लिया। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाना प्रारंभ की गई। रेलवे का विकास इसके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में सन 1853 में मुंबई से थाने का प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। डाक सुधार के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया। सन 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशकों की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सन 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 3 प्रशासनिक सेवा ICS की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई। इसके समय में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो बहुत इंपोर्टेंट रहा है डलहौजी का शासनकाल। इसका आप 2 बार इस वीडियो को जरूर सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में। हम जानेंगे लॉर्ड कैनिंग जिसका शासनकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड कैनिंग का भी इंपोर्टेंट शासनकाल रहा है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इसके बाद यहाँ से वायसराय का पोस्ट शुरू हो जाता है। सन 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासन काल में हुआ। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में मुंबई तथा मद्रास में स्थापित हुए। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 ईस्वी में आवश्यक परिवर्तनों के साथ सन 1861 ईस्वी में लागू कर दिया गया। उसके बाद आता है सन 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसी के समय में सन 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा सन 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्ययों में कमी कर दी और नोट रुपये का प्रचलन किया। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण कराया गया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने सन 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 62 में बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें मुख्य काम आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1857 का विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ। 1861 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ। उसके बाद इसने 1861 में कैनिंग ने हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दास प्रथा को गैर कानूनी इसने बनाया। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित इसी के शासनकाल में हुआ और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। अब हम जानेंगे यहाँ पर लॉर्ड एल्गिन के बारे में, जिसका शासनकाल
1862 से 63 यानी 1 साल का रहता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन का दमन। तो लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन कर दिया। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, विधवा का जो है पुनर्विवाह कर सकते हैं, यह प्रोत्साहन इन्होंने लॉर्ड एल्गिन ने दिया। सन 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी जो है लॉर्ड एल्गिन का भारत में ही पंजाब में हो जाती है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे सर जॉन लॉरेंस, जिसका शासनकाल 1864 ईस्वी से 69 ईस्वी तक रहा है। तो इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था सर जॉन लॉरेंस के काल में सन 1864 ईस्वी में, जिसमें भूटान पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। सन 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो, जिसका शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी तक रहता है। मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5 कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुआ। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपन के काल 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू हुई। तो जनगणना का प्रथम शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो ने 1871 में किया था, लेकिन प्रायोगिक जनगणना जो 1881 में शुरू होती है। इसने बंबई व मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। इसी के समय यानी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। सन 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में हो गई थी। उसके बाद हम जानेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। इसके समय में 1872 का प्रसिद्ध कूका युद्ध हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल पड़ा। सन 1873 में इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों की हटाना था और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। इसने अफगान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का पालन किया। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। किसके काल में स्वेज नहर का मार्ग खुल गया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसी के समय में सन 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम जो है भारत यात्रा पर आया था। कब आया था? सन 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड। किसके शासनकाल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में प्रिंस जो था भारत आया था। उसके बाद देखें तो लॉर्ड लिटन होता है जिसका शासनकाल 1876 से 1880 तक होता है। हम जानेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में अब। इसी के समय में 1876 से 78 तक भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में पड़ा। इसी के समय में सन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। उसके बाद कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि आप जो है यहाँ की स्थानीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छाप सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा है। इसी समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश से रोकना था। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। इसने क्या किया? कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया गया। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में जाने तो 1880 से 84 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। इसे गैल्डोस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। सन 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय में पारित हुआ। लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था।
जिससे आगे चलकर वे स्वयं अपने शासन का भार संभाल सके। चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो है 1883 में रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। इसने नगर को नगरपालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में प्राय कहता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, न कि मेरे शब्दों से। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1884 से 1888 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। लॉर्ड डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885 से 1888 ईस्वी तक चला, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। सन 1886 में अवध तथा 1887 में पंजाब में टेंसी एक्ट पारित किया गया। सन 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड समाप्त किया गया। इसी के समय में सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका शासनकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड लैंसडाउन की बात कर रहे हैं हम। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिमर डुरुंड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयास से सन 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी के समय दूसरी फैक्ट्री सन 1891 ईस्वी लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल था 1888 से 1894। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, जिसका शासनकाल था 1894 से 99। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इसी के समय में 1895 से 1898 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। इसी के शासनकाल में 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में सन 1896 में इसी के समय बंबई में प्लेग हैजा फैल गया। सन 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसी के समय में सन 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं जो कि इसने किए हैं। अब देखें, हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। अगर देखें तो लॉर्ड कर्जन, जिसका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा है। 1899 से 1900 में जो अकाल पड़ा, इसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया। सन 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मनफ्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। सन 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की स्थापना कर्जन के समय में हुई। सन 1902 में सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया तथा सन 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सन 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी सी ब्याज दर पर उधार मिल जाता था। सन 1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और इसका मूल्य 15 रुपए निश्चित हुआ। उसके बाद आता है कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में त्याग पत्र दे दिया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। यह बहुत ही फेमस रहा है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया। तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे काम कार्य किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको पुनः एक बार सुनिएगा।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात कर रहे हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा है 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक। इसी के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस की फांसी की सजा दी गई। 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में बहुत सारे कार्य हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1600 ईस्वी तक रहा है। इनके समय में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। सन 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की। इसी के समय सन 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 1915 ईस्वी में इसी के समय पर गदर आंदोलन प्रारंभ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। सन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। 4 अगस्त 1914 को इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। सन 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल की बहुत इंपोर्टेंट कार्य। अब हम बात करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा है। बहुत इंपोर्टेंट रहा इसका भी शासनकाल। सन 1916 में इसके समय तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। इसी के समय 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में सन 1917 में ही शिक्षा और पर सेडलर आयोग की नियुक्ति की गई। इसी के समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सन 1919 को रॉलेट एक्ट इसी के समय पारित हुआ। 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में इसी के समय में हुआ। और उसके बाद 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो बहुत इंपोर्टेंट कार्य हुए हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इसको एक बार पुनः आप दोहराइए। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। सन 1921 से 26 ईस्वी तक रहा इसका शासनकाल लॉर्ड रीडिंग। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इसके शासनकाल में भारत आया। 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर मोपला विद्रोह इसी के काल में हुआ। किसके काल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 5 जनवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ इसके शासनकाल में। रीडिंग के समय 1922 में विश्व भारती परिषद यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। सन 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। सन 1925 यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड रीडिंग के समय में हुआ। तो बहुत इंपोर्टेंट कांड हुए इसके शासनकाल में। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन, जिसका शासनकाल रहता है 1936 से 1931 ईस्वी तक। इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। उसके बाद सन 1928 में मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू से यहाँ पे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की गई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो गांधी इरविन समझौता बहुत इंपोर्टेंट रहा है। 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 तक रहा है। उसके बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन, जिसका शासनकाल 1931 से 36 ईस्वी तक रहता है। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में वेलिंगटन के समय हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। वेलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अगस्त 1933 में गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय में पास किया गया। तो बहुत इंपोर्टेंट काल रहा है लॉर्ड वेलिंगटन का, जिसका शासनकाल रहा है 1931 से 36। उसके बाद आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल रहता है 1936 से 1944 ईस्वी तक। भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों में इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। जितना गवर्नर जनरल थे इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। तो यहाँ पे पहला आम चुनाव इसके शासनकाल में हुआ 1936 से 37 तक। 5 प्रांतों में कांग्रेसों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो यहाँ पर देखें तो 2 समर्थन मिला था कांग्रेस को, जो चुनाव हुआ था 1936 से 37 में, और 5 सीट जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 5 प्रांतों में, प्रांत की बात कर रहे हैं, 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 2 प्रांतों से समर्थन, तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। सन 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। लिनलिथगो के समय सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी, अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय में शुरू हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल रहता है 1944 से 47 ईस्वी तक। सन 1945 में शिमला समझौता लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। उसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका शासनकाल रहता है मार्च 1947 से जून 1948 तक। वायसराय माउंटबेटन ने जून 3rd प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जिन्ना को अध्यक्ष चुना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है मार्च 1947 से आता है जून 1948 तक रहता है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से जितने सारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उसके बारे में पूरी तरह से हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। उसके बाद हम आगे चलकर पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है वो हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यह ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप काम करते वक्त, घूमते फिरते वक्त भी सुन सकते हैं। तो इससे आपकी समय की बचत होगी और रिवाइज करने में भी मदद होगा, क्योंकि इतिहास तो सबने पढ़ा ही होता है, बस रिवीजन की जरूरत होती है। तो रिवीजन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।